दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव खरे और मेरे जहन में एक सीन है जो दूरदर्शन का ज़माने का है, जब बहुत सारे शो पॉपुलर हुए। एक शो में एक किरदार आता है, वो पीले रंग का कपड़ा पहने हुए, चेक की शर्ट थी और एक डायलॉग बोलते हुए, चक्कू मारते हुए कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है उस किरदार के अंदर। साथ में स्क्रीन में और दूसरे किरदार जुड़ते हैं, उनमें से कोई सुरभि बनकर महक जाता है, कोई लगान बनाकर आशुतोष बन जाता है, कोई किरदार में आने के बाद आज एक बड़ी पहचान बना लेता है और कोई मकरंद देशपांडे बन जाता है। अरे वाह, आपको सीन याद होगा जिसमें एक मारिया थी, एक विक्की। अरे जी 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 जी। और उसमें एक बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिनको आज बड़ा नाम माना जाता है। और वो पहचान जबकि उस दौरान तो मैंने खैर बोलना भी नहीं सीखा था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि 1989 की बात है। हम बात कर रहे हैं सर्कस शो की, जो शाहरुख खान का एक बहुत ही बेहतरीन शो माना जाता है और उसमें आप भी अहम भूमिका में थे। जी जी। तो बताएं सर, उस दौर को कैसे आज याद करते हैं? वो दौर प्री मोबाइल फोन, मतलब तब आप घर से निकल गए। मुझे याद है हम 20-20 दिन ट्रैवल करते थे सर्कस के साथ, तो हम घर में फोन करते थे शायद वीक में एक बार। आप कहीं जाते हैं तो जाते जाते भी फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, बोर्डिंग, फ्लाइट लैंडेड, अब 2 घंटे में पहुंचे हैं, अब सो रहे हैं, अब खा रहे हैं, अब हर चीज के फोन हो रहे हैं। वो दौर अलग था जहां आप वो प्रोजेक्ट के लिए गए उसके साथ ही रह जाते थे। मुझे याद है मैंने एक फिल्म की थी 1900, उसी वक्त मैं छत्तीसगढ़ गया था। 1 महीने बाद मुझे याद आया मेरा भाई भी है और मैंने पूछताछ नहीं की। मतलब हम खो जाते थे, है ना, घर की याद ही नहीं, क्योंकि रम गए। कला का काम ही वो है कि रम जाना, हम रम जाते थे। अब मुझे लगता है कि तो वैसे सर्कस का माहौल तो तब वो ये भी था, तब कोई शाहरुख मतलब शाहरुख ने फौजी की थी पर ऐसा कोई नहीं था कि नाम था। नहीं थे। हाँ, पवन मल्होत्रा सबसे सीनियर था हमने और एक हैदर अली साहब थे, वो सीनियर थे उसमें। बाकी आशुतोष मेरा सीनियर रहा, बट हम सब रेणुका शाहने, हम कई लोग उसमें जो थे सारे यंग लोग थे। और हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कुछ लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, तो थिएटर वाले इकट्ठे आ गए थे। लेकिन वो दौर बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि तभी अच्छा ये भी था उनका कि चेक एंट्री कहा जाता था कि हम सीन कर रहे हैं, मान लेते कि एपिसोडिक होते थे तो इतने किरदार थे, हर किरदार को एक एपिसोड में लाना मुश्किल हो जाता था। तो वो इसलिए कह देते थे अच्छा ठीक है मकरंद तुम इस एपिसोड में नहीं हो, लेकिन तुम वहां से पीछे से एक एग्जिट दे देना। तो पीछे से मैं चला गया, वो दिख गया चेक एंट्री, मतलब उसके नाम का चेक लिख गया। तो वो एक अलग दौर भी था जहाँ प्रोड्यूसर भी कहता था कि अरे ये इसको इस वीक का चेक नहीं मिलेगा, नहीं, इसके लिए एक चेक कटना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से एक आपस में तो खैर हम लोग सब, मतलब कौन किसके रूम में सो रहा है ये भी नहीं पता चलता था। वाकई में इतना दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता था, दरवाजा खुले ही रहते थे। और खास करके सर्कस का इसलिए मजेदार था क्योंकि उसमें कई सारे थे जो अब है नहीं। आज भी याद है एक बिजली करके, बिजली या बादल, जिसको सलाखों से बांधा हुआ था और वो एक दिन तोड़ के निकला बाहर, और तब हाहाकार मचा था रत्नागिरी में कि अब क्या होगा। सब टेंट तोड़ के निकल गई थी, फिर उसको वापस लाने तक का एक पूरा एपिसोड ही था। लेकिन अब तो जानवरों को बैन ही कर दिया गया था। अभी तो खैर बैन कर दिया, हम खिलाते थे हमारे लिए, बाद में वो जानवर भी हमारे पहचान के हो गए थे। शेर तक ये नहीं बोलेंगे हम कि शेर को हम खाना खिलाते थे, लेकिन हम कह सकते क्योंकि हम कई जगह घूमे, हम ऑलमोस्ट 80 डेज हम लोग साथ में थे। तो बनना ही था कुछ तो रिश्ते वाला जमाना था। अब तो रिश्ते जो, क्योंकि 1966 में मुझे जहाँ तक याद है कि रेणुका सहाने का बर्थडे है, आपका 66 में ही आपका भी है, 64 में जो है आशुतोष जी का
हाँ हो सकता है, और मेरे ख्याल से ऐसे ही आगे शाहरुख खान पीछे ही है। 65 भी है, आमिर खान 65 दोनों। हाँ सब हम वही एक वक्त के ही लोग हैं मेरे ख्याल तो से, वो रिश्ते, राइट। जो रिश्तों का दौर था, क्या वो रिश्ते उस दौर के बाद स्वदेश तक शाहरुख से आपका रहा, तो क्या वो अभी भी चल रहे हैं? देखिए मैं मिलता नहीं हूँ, मेरा वो स्वभाव है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अगर शाहरुख कहीं है आसपास और पता चले तो हम लोग जरूर मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जैसे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो रहेगा, वो उस दौर का जो भी रिश्ता था, मुझे लगता है वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम इतने इनफॉर्मली साथ में थे। अरे एक बस में घूमने वाले लोग कैसे भूल सकते किसी को? लेकिन एक वक्त होता है जब इंसान बहुत कुछ तो उसके कर भी कुछ होते हैं, जो बातें करते हैं। हम भी अपने करियर में जब शुरुआत हुई तो हम बात करते थे, एक दिन मैं बनूंगा, एक दिन मैं वो बनूंगा। तो जब हम बैठते थे तो कोई बात होती थी कि मुझे उस कलाकार बनना है, मैं ये बनूंगा। देखो सच बताओ, हम लोग वो बातें ही नहीं करते थे, हम लोग बहुत मजे लेते थे। ये तो आजकल लोगों के पास इतने सपने लेके घूमते हैं, इतने खुद के करियर में डूबे रहते हैं। उस टाइम हम लोग तो बड़े मजे लेते थे। हम सही मायने से जब खेलना होता था तो खेलते थे, घूमना होता था घूमना था, जब पीना होता तो पीते थे, खाना होता था खाना कहते, मतलब हर वो चीज करते थे जो एक इंसान ने करनी चाहिए, एक कलाकार ने भी करनी चाहिए। मुझे लगता है तब इनफैक्ट बहुत मजेदार बात थी, एक बार पवन मल्होत्रा ने कह दिया था, शाहरुख ने कहा था यार मैं तो टेलीविजन ही करूंगा, कभी टेलीविजन मैं सिनेमा नहीं करूंगा। तब पवन मल्होत्रा ने, मुझे आज भी याद है, कहा था मैं कि मत सुन, जिस दिन इसको मिलेगा ये पक्का फिल्म करेगा इसका। तो वो होगा, बट हम लोग इतनी बातें, ऐसी बातें मैंने तो नहीं की, मुझे नहीं याद है। हम लोग आपस में एक्चुअली देयर वाज फन टाइम, more fun time I would say than planning for future. लेकिन जब करियर की शुरुआत होती है तो आज भी बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो कई बार कहते हैं कि स्क्रीन टाइम हमें नहीं मिला, लेकिन आपने जो शुरुआत की है उसमें स्क्रीन टाइम बहुत था आपके पास। सर्कस में भी काफ़ी, क्योंकि टीवी शो था तो काफ़ी स्क्रीन टाइम मिला, तो वो आपके लिए लकी डेज थे। आप तो आज तो बहुत कुछ हैं आप। देखो टेलीविजन पे तो आज भी बहुत स्क्रीन टाइम है, आप वेब शो कर लो उसमें भी। फिल्मों का क्या है, फिल्मों में तो तब भी कटता था। अब फिल्मों में तब लेकिन क्या था, क्योंकि वो फिल्म पे शूट होता था तो महंगा स्टॉक था, इसलिए वो शूट ही नहीं होता था जो रखना ना हो। बहुत कम फिल्में हो जहां पर हमने वो शूट किया जो रखा नहीं गया, लेकिन वो शूट किया। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हो वो एक आध कोई ट्रैक कट गया हो तो, लेकिन महंगा इतना था सब कुछ कि उसकी वैल्यूएशन भी थी, सिर्फ महंगा नहीं था, वैल्यूएशन भी थी, इसलिए वही शूट हुआ जो रहने वाला था। इसलिए भी शायद हो सकता है कि जब हमें बुलाया गया इसका मतलब है हम फिल्म में दिखाई देंगे, इतना हुआ। जी, आज दौर बदल चुका है। हम पीछे बात ही हो रही थी इस बारे में भी, तो प्रमोशन के तरीके भी बदल चुके हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रमोट कर रहा है चीज़ों को। उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के सिर से ऊपर चली जाती हैं। किसी आम व्यक्ति को मतलब नहीं है कि वो कितनी कमाई कर रहा है, उसके लिए मैटर वही करता है कि कंटेंट क्या है। बहुत सारे तरीके आप भी देख रहे होंगे आज के दौर में जो प्रमोशन के लिए अपनाए जाते हैं, सोशल मीडिया से लेकर हम जो उसकी कमाई बताते हैं वो तक। बहुत सारे लोग बताते हैं इतनी स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हुई है। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका आज के लिए हिसाब से ठीक है, कौन सा तरीका आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता प्रमोशन का? मुझे लगता है एक तो वो जो स्टार्स देते हैं वो, दूसरा नंबर्स देते हैं वो, लोग फिल्म की बात कम करते हैं। और जो क्रिटिक है वो ये लाइन लिख देता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम वाचिंग दिस। अरे हु आर यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक तो मेरी समझ में नहीं आता है क्रिटिक को सब कुछ कैसे पता होता है, उसको बैकग्राउंड स्कोर के बारे में भी पता होता है, उसको सिनेमाटोग्राफी के बारे में, उसको प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में भी पता होता है, उसको तो एक्टिंग के बारे में भी पता होता है, स्क्रीन प्ले के बारे में भी पता होता है, निर्देशन, सारी चीजें अगर उसने सीख ली है तो वही बना ले फिर कोई फिल्म कभी। तो इतना ताज्जुब हो जाता है कि मुझे लगता है लोगों ने आलोचना की परिभाषा बदल दी है। आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं, इट इज अ क्रिटिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, टेक अंडरस्टैंड इट, एंड यू आर द ब्रिज बिटवीन द मेकर एंड द व्यूअर। तो ब्रिज नहीं बने, उन्होंने तोपे दाग दी। लेकिन अब वही बात हम बॉलीवुड की कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब आजकल बहुत देखा जा रहा है। ग्रॉस इनकम दिखाई जाती है,
दूसरा हम साउथ सिनेमा की बात बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल कंटेंट को लेकर भी, और उनके तौर तरीके, उनकी फिल्मों के जो कंटेंट है उसको लेकर बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो बैलेंस बिगाड़ दिया है, या ये क्या है कि बैलेंस बदल गया है, उससे एक बॉलीवुड पे छवि पर असर पड़ रहा है और साउथ को एक मौका मिल रहा है कि हाँ आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, एक पब्लिक में एक परसेप्शन बन गया है कि कौन सही है कौन गलत है? मुझे लगता है पब्लिक का तो पैसा जो जितना खर्च करते हो उसका स्क्रीन पे देखने मिलता है क्या, वो है। और साउथ की फिल्में एक किस्म की एनर्जी जनरेट करती है ऑन स्क्रीन। आप रजाकार देखोगे आपको फील आएगा, इतनी एनर्जी जनरेट की गई है फिल्म में कि आप तैयार हो, चलो इसको ना फोन पे नहीं देखना चाहिए या घर पे टीवी पे नहीं देखना, इसको बड़े स्क्रीन पे ही देखना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एनर्जी जनरेट करना जो है, वो डांस हो, वो एक्शन हो, वो सीन का ड्रामा हो, मेरे ख्याल से वो अगर बॉलीवुड नहीं कर रहा है एनर्जी जनरेट। और आज का सिनेमा इतना जरूर है कि एक किस्म का फास्ट सिनेमा हो गया है ना। पहले हम लोग मोनो में थे, बाद में स्टीरियो हुए, फिर सराउंड सिस्टम में आए। साउंड की बात कर रहा हूँ, तो साउंड ने बड़ा किया आपको। तो वैसे विजुअल में 35 mm से 70 mm होगा, सिनेमा स्कोप सुपर 35 हुआ, तो रेशोज बदले, लेकिन ऑडियो वीडियो का जो एक इम्पैक्ट होता है उसी की वजह से लोग फिल्में देखते हैं। तो साउथ की फिल्में आपको वो इम्पैक्ट ज्यादा दे रही है। अच्छा, अब दिल्ली आए हैं, दिल्ली का आपको क्या ऐसा पसंद आता है जो आपको बहुत मतलब कोई यादगार चीज हो जो आपको लगता है कि दिल्ली की हमेशा अच्छी लगती है? मुझे लगता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह जरूर चला जाता हूँ और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लोगों के साथ मैं चाट खा लेता हूँ। मैं इतना फूडी हूँ नहीं असल में, लेकिन मैंने कल दिल्ली फेमस है वो, लेकिन नथू में के फिर मैंने बोला भी है, मुंबई में भी है, ये भी है। तो दिल्ली वाले मानते नहीं है, मतलब हमारे मुंबई से लोग आए वो भी कभी कभी मानते नहीं है दिल्ली दिल्ली। पर खाने के लिए मेरे ख्याल से दिल्ली वेज हो नॉन वेज हो, मेरे ख्याल से खाना बेहतर है, स्वादिष्ट है, ये कह सकते हैं। आपके रजाकार का जो किरदार की बात करते हैं, उस किरदार में आपको कैसे मिला और क्या अच्छा लगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। क्या निज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा पद माना जाता है? अगर हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाएं तो एक हंसी मजाक के तौर पे हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि कोई चीज ऐसी लगी जो लगता है अगर आज निज़ाम का मौका मिलता तो मैं निज़ाम बनने को तैयार था, ऐसे बोलते हैं। वो ऐसी चीज पसंद है। पर जब आप निज़ाम का किरदार करते हो तब आप बोलोगे कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे कंजूस भी था। तो क्या आप कंजूस होना चाहते हो कि इतनी सारी बेशुमार दौलत आपके आसपास है और आप वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग सोने के थाल में खा रहे हो, आप फिर भी टिन के थाल में खा रहे हो। या आप के भीतर एक धर्म को लेके एक राष्ट्र बन रहा है तुर्किस्तान, ये अगर सच बात है तो मुझे नहीं लगता आज कोई निज़ाम बनना चाहेगा। हाँ, निज़ामियत जो है, सल्तनत जो उनके पिताजी थे जिन्होंने, या पहले कमरुद्दीन जो थे, वहां से जो 6 पुश्तों से बनती आई, वो एक जर्नी जरूर हो सकती है कि आप, मुझे नहीं लगता कि निज़ाम आप जब कहते हो बनना चाहते हो तो वो तो इसलिए क्योंकि आपने जो देखा है उनका शान शौकत, लेकिन उसके साथ जो आता है वो अगर मैंने किया है, मुझे नहीं लगता मैं बनना चाहूंगा। जी जी जी। एक आपकी ये फिल्म है मंकी मैन, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, फिल्म की तारीफ भी बहुत हुई है, आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ ओपन है, लेकिन भारत में अभी तक उसके बारे में कुछ बात नहीं हो पा रही है। क्या वजह लगता है, कब तक रिलीज होगी? मेरे ख्याल से मैंने प्रोड्यूसर से जो बात की थी, उन्होंने कहा था बातचीत चल रही है यार वो अब क्या, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कहाँ का रुका है मामला, पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है इलेक्शन की बात कर ले। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की एक वजह हो सकती है उसकी? मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन वजह हो सकती है। मुझे लगता है कि जब आप एक वो जो होता है ना कि आप किसी चीज को, मतलब होता है ना कि आप फूक के ही पीते हो ना फिर गर्म दूध, वो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है क्या है, अगर देख लो फिर पता चलेगा। मुझे लगता है आज की तारीख में एक तो ना सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि लोग देखने से पहले ही कुछ बोलने लगते हैं जी, और वो बड़ा मुझे लग रहा है। और जब नाजुक
वक्त होता है देश का, मुझे लगता है वैसे भी कोई चीजें करनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे। देखिए इस दौर में जब हम देखते हैं मंकी मैन जैसी मूवी बनती है जिसमें हनुमान जी की चर्चा हो रही है, बहुत लगता है कि अब इस तरह की मूवी जो हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व या देवी देवताओं की बात करती है, वो बनाना बहुत आसान हो गया है। लोगों तक उस बात को पहुंचाना चाहिए कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। ये बहुत ज्यादा लगता है आपको आसान लग रहा है आज के दौर में? आसान तो मुझे लगता है जो भी लोगों को पता है उस चीज के बारे में करो तो अच्छी बात होती है, वो आसानी हो जाती है ना। अगर आप महाभारत बनाने जाओ तो जिनको सबको ही पता है महाभारत क्या है, लेकिन कैसी बनेगी वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको उस लेवल पे माउंट करना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग बना लेते। आप रामायण की कहानी कहते कभी फेल ही नहीं हो सकती। आपको वो किरदार जो है, उसकी जो कथा है वो पता ही है। तो मुझे लगता है कि जो पता है उसके बारे में आप करोगे, और खास करके देवी देव आप हम लोग आज की बात कर रहे हैं, जय संतोषी माँ कब बनी थी? बहुत चली हुई सुपर हिट फिल्म, बिल्कुल। तब की आपको याद है अमर अकबर एंथनी? एक माँ को 3 बच्चे 3 मजहब आके खून चढ़ा रहा है, या साईं बाबा के आंख से ज्योतियां आती है और निरुपा रॉय जी की आंखें। तो तब भी वो सारी फिल्में मुझे लगता है कि जहां भी, क्योंकि हम कहीं तो इतने श्रद्धालु हैं कि आप कोई भी ऐसी कहानी ले आइए जिससे श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो लोग देखने चले जाएंगे। जी सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। अब हम आपको जब से देखते आ रहे हैं, हम आपको उसी मतलब एक लुक है आपका सेट जो हम देखते हैं आपके हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ, तो क्या मतलब ऐसा है कि आपकी पहचान उस हेयर स्टाइल से बन गई? क्योंकि मुझे कांति वाला जो है रोल याद है आपका, उसके बाद आप स्वदेश वगैरह जितने में भी आए, आपका एक वो लुक रहा। दूसरा एक चीज ये है, पहले तो इसी सवाल जवाब दे दीजिए कि ये जो हेयर स्टाइल है क्या वो पहले से आपने सोच रखा था या कुछ सोचा नहीं है मैंने, तो एक्टर बनना भी नहीं सोचा था। वो बन गए एक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो तो करते करते जो बना, लोगों ने कहा ये हमें पसंद आ रहा है तो रह गया। बाकी वैसे आप इस फिल्म में देखिए, यहाँ तो नहीं है बात, नहीं, यहाँ आप कटे हुए हैं, तो जो जिस किरदार के लिए जरूरी होता है वहाँ कट जाते हैं। एक ये भी बात है कि आपने उन किरदारों को किया जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर का भी हो, चाहे वो किसी गुंडे का हो, चाहे और अदर जितने भी हैं, हम देखते हैं आपको। आपको लगता है कि ये किरदार जो है जिसने आपको बड़ी पहचान दी है, और दूसरी बात उस आज के दौर में मानी जाती है कि वो ऐसे किरदार हैं जहां आप बड़ी पहचान नहीं ले सकते, कम से कम एक परसेप्शन बना हुआ है आज भी इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि ये सोच जो पनपी हुई है आर्टिस्ट में कि नहीं हम वो किरदार करेंगे तो हमारी उस लेवल पहचान नहीं बनेगी जिस पे आज मकरंद देशपांडे जी हैं? लोग बसते हैं एक्चुअल में कि टैक्सी ड्राइवर नहीं कुछ और। वो तो इंटरेस्टिंग है। बहुत पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें मैं विलन था और मुझसे एक सीनियर एक्टर थे, सीनियर उम्र से थे, मुझे नहीं पता पॉपुलैरिटी से थे, हो सकता है। तो उनको मैं मारने वाला था, तो उन्होंने कहा मैं इसके हाथ से नहीं, ये नहीं मारेगा मुझे। अच्छा। मैंने कहा, तो प्रोड्यूसर अपना डायरेक्टर था, वो रुका, क्या हुआ? तो कहता है कि वो, तो फिर जो मुझसे सीनियर थे एक्टर, उन्होंने उनको गोली मारी। अच्छा, मतलब उनको ये दिक्कत थी कि इस किरदार से मुझे नहीं मरना। नहीं, ये मकरंद देशपांडे जो तभी नया था, अच्छा, तो इसके हाथों नहीं मरना था मेरे ख्याल से। एक बड़े नाम फिर ओमपुरी साहब थे जिन्होंने मारी गोली, ऐसा कुछ था, पता नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, नवभारत टाइम्स से बात करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।